फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पर संक्रियाएँ देखी थी, आव्यूह पर संक्रियाएँ देखी थी। अब हम जो संक्रियाएँ देखी थी उनके गुणधर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम योग के गुणधर्म देखते हैं कि योग के गुणधर्म क्या है। तो हमारे पास सबसे गुणधर्म पहला है, वो है क्रम विनिमय का, कम्यूटेटिव का। मतलब यदि ए और बी हम दो समान क्रम के आव्यूह ले रहे हैं, तो यदि उन्हें हम आपस में जोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, तो उनका जो आव्यूह प्राप्त होगा वो बराबर आएंगे। मतलब आव्यूह जो c प्राप्त होगा a प्लस बी करने से और b प्लस ए करने से जो आव्यूह d प्राप्त होगा, तो वो दोनों बराबर होंगे। मतलब c और d बराबर होंगे। जैसा कि हम बीजगणितीय योग करते हैं, उसमें 2 प्लस 3 बराबर 5 होता है और 3 प्लस 2 बराबर भी 5 होते हैं। उसी प्रकार से आव्यूह को जोड़ने पर a प्लस बी करने पर या b प्लस ए करने पर वह क्रम विनिमय का गुण दर्शाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है साहचर्यता, एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है, यदि हम a में b जोड़ दें, उसके बाद में इसमें c जोड़ें, या फिर पहले b और c को जोड़ दें और उसके बाद में इसमें a को जोड़ दें, तो मान बराबर प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 2 प्लस 3 करें फिर प्लस 1 करें तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 6। या फिर हम ऐसे करें 3 और प्लस 1 4 प्लस 2 6। जैसा ये बीजगणितीय में संभव है, उसी प्रकार से ये आव्यूह के योग में भी संभव है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक जो मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसमें हमें ऐसा कुछ जोड़ना होता है कि हमारे पास वही वापस प्राप्त हो जाए। तो ये हम भी जानते हैं, जैसे हमें 2 हमारे पास है, उसमें हम क्या जोड़ें कि हमारे पास 2 आए, तो हमने 0 जोड़ा तो उसमें 2 आया। उसी प्रकार से ये 0 का मतलब क्या है, अब किसी भी मैट्रिक्स में हम 0 तो जोड़ नहीं सकते, उसमें हम 0 आव्यूह जोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम जो A मैट्रिक्स है उसमें 0 आव्यूह जोड़ेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा। तो मतलब जो ये है 0 है, ये A का क्या है, तत्समक आव्यूह है। तो इसे हम 0 में A जोड़ें तो भी हमारे पास A आएगा, या फिर A में 0 जोड़ें तो भी A आएगा। तो ये और ये क्या है, ये हमारे पास है क्रम विनिमय का गुण। इसे हम देख सकते हैं, क्रम विनिमय में भी तो यही था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसे हम क्रम विनिमय वाला तरीका भी देख सकते हैं। तो मतलब 0 हम बाद में भी जोड़ सकते हैं और पहले भी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि इसमें हमने जो योज्य तत्समक देखा था, इसमें तो हमने ये देखा था कि a के अंदर क्या जोड़ें कि a आए, और इसके बाद में योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या देखना है कि a में हम क्या जोड़ें कि वो 0 आए। मतलब इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं। तो इसको a को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा, इस 0 को इधर लेके जाएंगे, 0 पे प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, और वैसे भी ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में अगर प्लस माइनस करेंगे तो 0 के आगे, तो वो अगर माइनस का इधर आएगा, तो अगर वो माइनस अंदर जाएगा मैट्रिक्स के, तो 0 के आगे तो प्लस माइनस का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमने सीधा 0 लिख लिया। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का उसका माइनस का साइन लेके वही मैट्रिक्स, और योज्य तत्समक होते हैं 0। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास इसका गुणधर्म है निरसन का नियम। निरसन के नियम में मतलब कि इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। तो कैंसलेशन के लॉ में क्या होता है, इसमें हम 3 आव्यूह लेते हैं, A, B और C। तो A, B और C हमने तीनों के क्रम, अब अपने योग के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास आव्यूह होते हैं उनका योग तभी संभव हो पाता है यदि उनका क्रम समान होगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो A, B और C जो तीनों आव्यूह हैं वो क्या है, m/n क्रम की हैं। मतलब हमने उनका एक क्रम मान लिया कि m/n है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों का सेम होगा। उसके बाद में यदि हम a प्लस बी करें इज इक्वल टू a प्लस सी करें, तो इसमें क्या होगा, a और a जैसे अपने 2 प्लस 3 2 प्लस एक्स ले लो इज इक्वल टू में अपने लेते हैं 2 प्लस वाई। तो 2 से 2 कट के क्या आता है, x इज इक्वल टू वाई आ जाता है। उसी प्रकार से यदि हम मैट्रिक्स a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी लेते हैं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब ये a है, जो आप ये चेक करो कि a किस साइड है। a हमारे पास कहाँ है, लेफ़्ट हैंड साइड है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है ये वाली, और ये वाली क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड
में से कैंसिल हो रहा है, तो B इज इक्वल टू C आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लो, मतलब वार्म-निल्सन नियम। उसके बाद में यदि हम इस प्रकार से देखें, अगर अपने कहीं पे भी कुछ भी सॉल्व करते हैं तो अपने LHL RHL या LSD RSD सब दोनों साइड अपने चेक करते हैं। तो उसके बाद में अपने RSD के बारे में या राइट हैंड साइड के बारे में यहाँ अपने देखते हैं। तो यदि हम B + A = C + A कर रहे हैं तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो B = C आ रहा है। इसे अपने बोलते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन लो या दक्षिण निरसन नियम। तो ये थे हमारे आव्यूह योग के गुणधर्म। उसके बाद में अपने देखते हैं आव्यूह गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव। तो इसमें कम्यूटेटिव नहीं होता, क्यों? इसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहले अपने को गुणन आना चाहिए। गुणन में हमने देखा था कि किस प्रकार से पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या और किस प्रकार से गुणा करने हैं। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जैसे हमारे पास A है जो मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर 2/2 का है और B है उसका 2/2 का है। तो ये सबसे पहले तो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि ये दोनों इक्वल आएँ। ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब A और B का गुणा करने पर क्या आएगा, 2/2 आएगा। और यदि हम BA करेंगे तो भी 2/2 का आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हर कंडीशन में कि इनकी वैल्यूज़ इक्वल आएँ, ये मैट्रिक्स इक्वल आएँ, ये पॉसिबल नहीं होता। आप इसका कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं 1-2। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि हमारे पास इस प्रकार से दिया हो 2/3 A का ऑर्डर है और B का ऑर्डर है 3/4, तो यदि हम AB फाइंड करें तो AB तो आ जाएगा 2/4 का, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। और यदि हम BA फाइंड करने के ट्राई करें तो वो फाइंड ही नहीं होगा, तो मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद में यदि हम देखें कि A का जो क्रम है, ऑर्डर है, वो है 2/4 का और जो B है उसका ऑर्डर अपने लेते हैं 4/2 का। तो यदि हम AB फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 2/2 का, और यदि हम BA फाइंड कर रहे हैं तो आएगा हमारे पास 4/4 का। तो अब इनके ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं हो सकते। तो मतलब ये हर कंडीशन में ऑलमोस्ट ये पॉसिबल है कि ये इक्वल नहीं होंगे, तो मतलब ये क्रम विनिमय का गुण नहीं शो करता है। उसके बाद में सहचर्यता मतलब एसोसिएटिव, AB का गुणा C से करें या पहले BC का गुणा फिर A का करें, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा यदि AB और BC का गुणन संभव हो। क्यों? क्योंकि यदि हम AB का गुणा करेंगे और फिर C का गुणा करके देखेंगे तो वो जो ऑर्डर वाला सिस्टम होता है मल्टीप्लिकेशन में वो सही आएगा। और यदि BC भी है सेटिस्फाइड, इसका भी मल्टीप्लाई सेटिस्फाइड है, तभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा कि पहले हम AB का कर पाएंगे, फिर हम उस जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका हम C से गुणा कर पाएंगे, या फिर हम पहले BC का गुणा कर लें और फिर उसके बाद में A से गुणा कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, इसका नेक्स्ट गुणधर्म आता है तत्समकता, आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने योग वाले में देखा था कि योग प्रतिलोम, योग तत्समक, उसी प्रकार से यदि हम गुणन में देखें तो इसका तत्समकता क्या होता है। जैसे उसमें हमने देखा था कि योज्य तत्समक क्या था, 0 था, क्योंकि अगर हम जो हमारे पास मैट्रिक्स A था उसमें 0 जोड़ रहे तो हमारे पास A ही प्राप्त हो रहा था। तो इसी प्रकार से गुणन में क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे हम किससे गुणा करें कि हमारे पास वही प्राप्त हो। जैसे कि हम बीजगणित में देखते हैं सिंपली, तो 2 में क्या चीज़ का हम गुणा करें कि हमारे पास 2 ही प्राप्त हो, तो 2 में हम 1 का गुणा करते हैं। 1 का मतलब अगर हम इसे मैट्रिक्स के रूप में लें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम, और ये हमें वापस यही प्राप्त होगा। मतलब ये इसका ऑर्डर इस प्रकार से होता है कि यदि हमारे पास A का ऑर्डर m/n का है, तो अगर हम इसे पहले लेना चाहें तो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि उसमें किस प्रकार से पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर होने चाहिए। तो यदि हम इसे पहले लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो m ऑर्डर होगा उसका, क्योंकि इसका m/n है, तभी तो वो पॉसिबल हो पाएगा कि m और m इक्वल आ गया तो A का ऑर्डर क्या आएगा, m/n आ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम बाद में लेते हैं तो इसे हम n ऑर्डर कर लेंगे, ताकि n/m मतलब m/n तो हो गया A का ऑर्डर, उसके बाद में n/n अपने पास एक ऑर्डर आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो m/n का आ जाएगा। मतलब
इसका तस्मक क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ई पहले हम बी और सी को जोड़ के उसमें ए का गुणा करें, या फिर हम ए बी का गुणा कर लें और ए सी का गुणा कर लें और दोनों को जोड़ दें तो वो बराबर आते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब ए बी और सी तीनों का आपस में गुणा और योग संभव हो, क्योंकि योग के लिए भी कंडीशन है कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, गुणा के लिए भी कंडीशन है कि उनकी किस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ इक्वल होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है, जैसे हम ए प्लस बी प्लस सी कर लें, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। तो जैसे हम ए प्लस बी करके उसमें सी का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ए और सी का गुणा करके और बी और सी का गुणा करके दोनों को जोड़ दें तो वो इक्वल आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आव्यूह अदिश गुण धर्म। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी को m/n ऑर्डर का अपने आव्यूह मान लेते हैं कि दोनों समान क्रम के हैं। उसके बाद में k और l अपने दो अदिश राशियां मानते हैं। तो सबसे पहले k प्लस l का a से यदि हम गुणा करें तो इसे हम, जैसे कि हमने ये बंटनता में देखा था, उसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं k a प्लस l a। उसी प्रकार से यदि हम देखें k का a प्लस b दोनों मैट्रिक्स ले लें और हम k एक अदिश राशि से गुणा कर दें तो ये किसके इक्वल होता है, k a प्लस k b। और यदि हम एक अदिश राशि का गुणा पहले एक मैट्रिक्स के साथ फिर उसके बाद में अदिश राशि से करें, या फिर दूसरी अदिश राशि का मैट्रिक्स के साथ गुणा करके फिर जो पहले वाली हमारे पास अदिश राशि है उसका गुणा करें, या फिर दोनों अदिश राशियों का गुणा करके मैट्रिक्स से करें तो वो इक्वल आते हैं। यदि हम एक का गुणा एक मैट्रिक्स से करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, और यदि हम -1 का गुणा उस मैट्रिक्स से करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होता है। थैंक यू। आज के जो लेक्चर है इसमें हमने सिर्फ गुणधर्म देखे हैं, योग के, गुणन के और अदिश गुणन के। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।